गुड मॉर्निंग ऑफ यू। आज चमोली का लास्ट वीडियो होगा और चमोली ज़िले को आज ख़त्म कर ले जाएंगे। चमोली ज़िले के अंतर्गत हमने बद्रीनाथ पढ़ लिया और बद्रीनाथ के बाद आपने देखा होगा, बद्रीनाथ के बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने कहा कि बेटे जो चमोली है, चमोली के अंदर जो 5 दर्शनीय स्थल है मैंने आपको बताए थे। 5 दर्शनीय स्थल, 5 दर्शनीय स्थलों में से एक का हमने बड़े अच्छे तरीके से जिक्र किया था जिसका नाम था बद्रीनाथ। बाकी जो 4 हैं, 4 की मैंने मैप पे आपको लोकेशन दिखाई। थोड़ा आप भी हेल्प लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए और मुझे भी समझाइए थोड़ा। हालांकि मैं आपको सबकी जानकारी बता सकता हूँ, चाहे आदि बद्री हो, मतलब कहाँ कहाँ कौन सा बद्री है, ये मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी स्टडी करें। 4 बद्री मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है। आप कोई सी भी एक बुक खोल लीजिए या मुख्य रूप से परीक्षावाणी खोल लीजिए, अच्छा दिया है परीक्षावाणी में भी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि 4 बद्रियों के बारे में। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। 4 बद्री, 5 बद्री बताए थे मैंने आपको, 5 बद्रियों की लोकेशन दिखाई थी इसके अंतर्गत हमने। तो आपको आपका होमवर्क है कि आपने क्या काम करना है। आपने एक काम करना है, आपने 4 जो बद्री हमने जो 4 बद्री बताए थे, कौन कौन से? बद्रीनाथ तो हमने आपको समझाया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन आपको जो 4 बद्री है, चाहे वो आदि बद्री हो, योगध्यान बद्री हो, भविष्य बद्री हो, चाहे वो आपका वरहद बद्री हो, ये 4 प्रकार के जो बद्री बचे हुए हैं, 5 प्रकार के दर्शनीय स्थल में से जो 4 प्रकार के दर्शनीय स्थल बचे हुए हैं, आपको अपने नोट्स में मेंशन करना और उनको लिखना, ये आपका होमवर्क दिया जाता है। कौन सी किताब से पढ़ेंगे आप? परीक्षावाणी से पढ़ सकते हैं आप। अगर आपके पास परीक्षावाणी नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं परीक्षावाणी, हमारे पास PDF में परीक्षावाणी है, ठीक है। हम बात करेंगे और आपको प्रोवाइड करा देंगे क्या परीक्षावाणी जो बुक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद केवल पढ़ते पढ़ते आपको चमोली का आज लास्ट दिन होगा। शायद ही आपने चमोली को कभी इतनी गहराई से पढ़ा हो जितना आज हम इस पर बात करेंगे। और अच्छे अच्छे तथ्य निकाल कर, मतलब जहाँ से पर्सन बन सकता था, बना हुआ है, वो बनाया जाना चाहिए। आज का जो क्लास होगा थोड़ा एडवांस लेवल होगा, PCS तक के लेवल, लोअर PCS और UK PSC का जो पेपर है मुख्य रूप से उस पर भी बात करेंगे। बताएंगे आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और बच्चे कहाँ क्वेश्चन खोजते हैं, क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है। और कोई मतलब जो पढ़ना है वो पढ़ाना है, उसकी प्रकृति किस तरीके की होनी चाहिए। UK PSC और UK PCS, उत्तराखंड लोअर PCS तो या PCS के जो एग्ज़ाम है और उसके छोटे से एग्ज़ाम तो वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए यहाँ तक आपको अपना लेवल लेके ही आना होगा। इसी को ध्यान में रखते हैं हम कक्षाएं संचालित करते हैं और आपको पढ़ाने डेली पढ़ाने आते हैं हम आपको, ठीक है। मेरा जो जिला सीरीज़ है, अगर आप एक बार ढंग से अच्छे तरीके से देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए उत्तराखंड में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 60 से 70% क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, 60 से 70%। और पेपर में क्या होता है, 60 से 70% की एक्यूरेसी आपका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। तो आप 60 से 70% तो वैसे श्योर हो जाएंगे। मेरे केवल आप जिले की वीडियो देख लीजिए। अगर आप मेरे जिले की वीडियो लगातार देखते रहेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी और उत्साह भर जाएगा। लगातार वीडियो देखिए मेरे। किसकी वीडियो? उत्तराखंड में जो मैंने क्लास ली है, ये आपको यहाँ पे आज नहीं, ये आपको 42 ईयर्स तक काम आने वाले हैं। 42 ईयर्स तक तो आप उत्तराखंड के फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जब तक भी आप फॉर्म फिलअप करते रहेंगे उत्तराखंड में, तब तक आपको मेरी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो आप फैक्ट पढ़ते हैं, वन लाइनर्स की जो बुक से होती है, 1 लाइन सीधा पहला, वहाँ से पर्सन नहीं आते। इतना पढ़ने के बाद भी आप 60 से 70% की एक्यूरेसी सही नहीं कर पाते, तो इसका मतलब पढ़ाई में कई कठिनाई पैदा हो रही है, समझे। टीचर ने आपको बर्बाद कर दिया और बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बर्बाद हो गए। पहले आप बड़े पेपरों से बाहर हो गए, अब आप छोटे धीरे धीरे करके छोटे पेपरों से भी बाहर होते जा रहे हैं। कौन? खासकर हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो 1 डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो 2 डे एग्ज़ाम हो, चाहे अनेक प्रकार के PCS या स्टेट PCS, अदर प्रकार के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही डोमिनेट कर रहा है। कारण क्या है? मुख्य रूप से क्योंकि आपके टीचर की प्रकृति और आपकी जो प्रकृति है, टीचर की प्रकृति और आपके टीचर की प्रकृति बिल्कुल अलग है। जब तक वे व्यवहारिक नहीं होंगे तो आप किताब से बाहर व्यवहारिक नहीं होंगे, चीज़ों को धरातल से जोड़कर नहीं पढ़ेंगे और पढ़ने का अप्रोच नहीं बदलेंगे, तो कठिनाई आपके लिए भी और आपके टीचरों के लिए भी पैदा होने वाली है। तो प्लीज़ चेंज योर अप्रोच, ठीक है। तो बच्चे आज बात करते हैं किस पर? सबसे पहले बात करेंगे बेटे जोशीमठ पर। सबसे कितना बेहतरीन पर्सन बन सकता है, जरा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है? 4 स्थान को नाम, 4 आपको स्थान, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिसका नाम जो येसी के लिए प्रसिद्ध है? येसी के लिए हम चमोली पढ़ रहे हैं, ऐसे स्थान का नाम बताइए जो येसी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब येसी जानते हैं, येसी
ऐसे स्थान का नाम बताइए जो येसी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, वो जोशीमठ है। ये रहा आपका जोशीमठ जो येसी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? येसी के लिए प्रसिद्ध है। कितना बेहतरीन सवाल बन सकता है, समझे। येसी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? येसी के लिए जोशीमठ। तो जोशीमठ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जोशीमठ से संबंधित सारे हमने इसी मैप में दर्शा दिए हैं। आप भी इसी तरह का मैप बनाइएगा। अगर आप मेरा वीडियो मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, आप चाहे तो टैब या आपके पास लैपटॉप हो तो स्क्रीन बड़ा करके मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा अच्छा साफ और साफ मैच दिखाई देगा। पहला पॉइंट, आप जोशीमठ के पास ऐसे तीर का चिन्ह खींच के लगाइए, बड़ा मैप बनाइए। 2 से 3 दिन तक मैंने लगातार चमोली पढ़ाया। जितने भी दिन मैंने चमोली पढ़ाया आप अलग अलग मैप बनाइए, क्योंकि आज मैप कुछ हो रहे, कल मैप कुछ और होगा। मैं लगातार अपना मैप परिवर्तित करता रहता हूँ। चमोली चूँकि आप जानते हैं सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद हमने कहा येसी के लिए, येसी ये ऐसे लिखा जाएगा, येसी के लिए कौन प्रसिद्ध, कौन सा स्थान? चमोली। प्राचीन काल में इसे हम येसी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? येसी कहा करते थे। गुरु शंकराचार्य ने, जो गुरु शंकराचार्य थे, तो गुरु शंकराचार्य ने येसी नामक स्थान पर ही बैठकर तपस्या की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो कहा जाता है, जो आपका ये जोशीमठ है, जोशीमठ के अंदर जो है, जो भगवान विष्णु है, सर्दियों में भगवान विष्णु इसी स्थान पर आराम करते हैं, वे विश्राम करते हैं, रेस्ट लेते हैं भगवान विष्णु। समझे आप? मैंने कहा जोशीमठ ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु शरद ऋतु में आराम करते हैं। समझे? यहाँ पर शंकराचार्य ने एक और फैक्ट, नया फैक्ट आने वाला है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। ये जोशीमठ ही एक ऐसा स्थान है यहाँ पर शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। आप नोट करते चले जाइए ऐसे ही बिल्कुल मैप में। ये आपका, अगर आपका जोशीमठ से प्रश्न बना, जोशीमठ के पास ही ओली स्थित है, मैंने आपको बताया था, जो कि खेलों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने कहा ये जोशीमठ की इतनी जानकारी आपके लिए सफिशेंट है। जोशीमठ के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी, पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। जोशीमठ का दूसरा नाम क्या बताया? येसी बताया। यहाँ कौन से भगवान यहाँ शरद ऋतु में आराम करते हैं? तो उनका नाम है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु यहाँ शरद ऋतु में आराम करते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये आपकी जोशीमठ की जानकारी थी। जोशीमठ के ही बिल्कुल पास एक वन स्थित है, मतलब एक प्रकार का स्थान है, उसको बोलते हैं तपोवन। यहाँ पर जो है गर्म जल है, तपोवन के अंदर जो गर्म जल है, लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। तपोवन, तो आपसे सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा कि तपोवन कहाँ स्थित है, तपोवन कहाँ स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे तपोवन कहाँ है, तपोवन आपका कहाँ है? तो तपोवन है आपका चमोली में, जो कि जोशीमठ के पास स्थित है। उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा, साइड में आइएगा, थोड़ा कहानी को ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, इधर आइए, साइड में देखिए, चमोली का लास्ट गाँव NH 58 है आपका लास्ट गांव है चमोली का। क्या नाम है? माणा। मेरा प्रश्न यहाँ भी नहीं है। मेरा कितना बढ़िया प्रश्न है, जरा आप बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिसका नाम मणिभद्रपुरी है। उस स्थान का नाम बताइए। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान है जिसका नाम मणिभद्रपुरी है? उत्तराखंड के उस स्थान का नाम बताइए जिसका नाम मणिभद्रपुरी है। ठीक है, तो आप याद रखिए, जो माणा है, माणा को ही मणिभद्रपुरी कहते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वही बताऊँगा जो मैंने वहाँ मैप में नोट किया है। उसके बाद आप याद रखिएगा, मैंने कहा जो माणा है, माणा के पास ही, यहाँ पर माणा गाँव में है, चमोली का लास्ट गाँव है माणा, उसी पर ही मुंजकुंद गुफा, आप नोट कर लीजिए, मुंजकुंद गुफा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मुंजकुंद गुफा कौन से जिले में पड़ती है? चमोली में है और माणा में स्थित है मुंजकुंद गुफा। गणेश गुफा और व्यास गुफा और भीमपुल यहीं पर स्थित है। गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल माणा गांव में ही स्थित है। उसके बाद यह मान्यता है, यह कहा जाता है कि जो भागवत कथा है, भागवत कथा महर्षि वेद व्यास ने माणा नामक स्थान पर जो व्यास गुफा है उसके अंदर बैठकर अपने मुख से उसको पढ़ा था, मौखिक रूप से उसको पढ़ा था, कहा जाता है। मैंने वहाँ वही फैक्ट लिखा हुआ है। मैंने कहा माणा के पास जो व्यास गुफा है, व्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, भीमपुल, ये सब यहीं पर है। माणा के अंदर जो है, व्यास गुफा के अंदर महर्षि वेद व्यास, कौन से व्यास? महर्षि वेद व्यास थे, जो ये एक प्रकार के ऋषि थे। इन्होंने क्या किया था? इसी स्थान पर बैठकर, कौन सी गुफा थी वो? कौन सी गुफा थी? वो थी व्यास गुफा। व्यास गुफा में बैठकर भगवत कथा को मौखिक रूप से पढ़ा था।
उसके बाद ये आपको याद होना चाहिए इतना फैक्ट। उसके बाद गणेश यहीं पर गणेश गुफा में बैठकर गणेश तो जानते होंगे, श्री गणेश ने उसको अपने हाथ से लिखा था। कौन, किसको? भागवत कथा को आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, वह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है, 4 ऑप्शन देकर चला जाएगा, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बद्रीनाथ की माता की मूर्ति स्थित है। जी हाँ, बद्रीनाथ की माता की मूर्ति स्थित है, तो वह आपका माणा ही है। माणा के अंदर बद्रीनाथ की जो माता थी उनकी मूर्ति स्थित है, ये भी आपको फैक्ट लिखना है। उसके बाद उनका नाम, यहीं पर एक मंदिर बनाया गया है, इनकी मूर्ति के पास ही मंदिर बनाया गया है, उसका नाम है घंटाकर्ण मंदिर। जरा बताइए आपसे, अगर आपसे सिंसियरली आपसे पूछा घंटाकर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या करेंगे? घंटाकर्ण मंदिर में भी जो जाते हैं ना माणा में, तो वो घंटाकर्ण मंदिर पर भी जाते हैं। तो घंटाकर्ण जो मंदिर है वो भी बद्रीनाथ में ही स्थित है। जो घंटाकर्ण मंदिर है वो भी कहाँ है? बद्रीनाथ में भी। यहाँ पर आप याद रखिए, यहाँ की एक जनजाति बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है मारछा जनजाति। ये मारछा जनजाति तौलिया लिए रखती है, तौलिया लिए अपने पास रखती है और भेड़ों को हाँकती हुई आगे की ओर बढ़ती है। सर्दियों में वो ग्रीष्म ऋतु में, खासकर ग्रीष्म ऋतु में मारछा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। चमोली के अंदर मारछा जनजाति यहीं पर निवास करती है। कब? ग्रीष्म काल में। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जब यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ भी नीचे की ओर प्रवेश कर जाते हैं, जोशीमठ के आसपास के इलाकों में आकर बस जाते हैं। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं? मारछा जनजाति। तो मारछा जनजाति कहाँ निवास करती है? माणा में निवास करती है। कब? ग्रीष्म काल के दौरान। इतने फैक्ट आपको माणा के बारे में पता होना चाहिए। माणा का नाम दूसरा क्या है? माणा का नाम है मणिभद्रपुरी। माणा का नाम क्या है दूसरा? मणिभद्रपुरी। यहाँ पर कौन कौन सी गुफा है? मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमकुंड। आइए थोड़ा सा एक फैक्ट और जानते हैं। जरा देखिए, ऊपर से ये नदी आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पर एक पाषाण शिला का मतलब पत्थर का एक पुल बना हुआ है, मतलब बड़ा विचित्र है। ऐसा पुल पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है। अनेक प्रकार का ऐसा पुल है, केवल पत्थर का बना हुआ है। उसको बोलते पाषाण शिला का जो पुल बना हुआ है उसको बोलते हैं भीम पुल। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जो भीम पुल है, जो आपका सरस्वती नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? एक तो आपको ये भी याद रखना है, कौन सी नदी पर बना है? सरस्वती नदी पर। कौन सा पुल है? भीम पुल। कहाँ, कैसे? विश्व में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड हेरिटेज एक प्रकार से है, विश्व में प्रसिद्ध है। पाषाण शिला पुल के नाम से जानते हैं उसको, उसी को हम भीम पुल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भीम पुल। ठीक है, माणा के बारे में इतना फैक्ट पता होना चाहिए। जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जरा देखिए, हमने कहा ये आपका जोशीमठ है, ये आपका क्या है? जोशीमठ। ये आपका जोशीमठ है और ये है आपका यहाँ पे इस स्थान का नाम है हेमकुंड। आप जानते होंगे हेमकुंड। आइए थोड़ा हेमकुंड के बारे में जानते हैं। हेमकुंड ऐसे ही आपको तीर का चिन्ह ऐसे ही खींच के लेके जाना है और मैप में बिल्कुल ऐसे नोट डाउन करते हुए चलना है। जो आपका हेमकुंड है वो जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ है यहाँ पे, जोशीमठ से 25 किलोमीटर की दूरी पर आपका क्या है? हेमकुंड है। जो हेमकुंड है ये एक प्रकार की झील है। कुंड का मतलब तो झील होता है, रुका हुआ पानी, झील। इसी को हम स्वर्ण झील के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्वर्ण झील। में जैसे भी बोल रहा हूँ आपके लिए एक प्रकार से नोट्स होगा। और पीसीएस वाले जो बच्चे हैं, पीसीएस वाले हो गए, यूके पीसीएस वाले हो गए, लोअर पीसीएस, उनके लिए तो एक प्रकार के सर्वोत्तम नोट्स होगा। मेरे यकीन मानिए, मैंने पिछले साल के पेपर देखे हैं, आप भी देखिए पिछले साल के पेपर। इससे ज़्यादा बेस्ट हो नहीं सकता। इतने फैक्ट की आपको पता होने चाहिए, आपके जुबान पर रटे होने चाहिए इतने फैक्ट जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आप देखिए जो हेमकुंड है वो कहाँ है? जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर। जितना अच्छा आप मैप बनाएंगे इतने ज़्यादा अच्छा आपको नंबर मिलेंगे। जो पीसीएस वाले उनकी बात कर रहा हूँ। और जो वन डे एग्जाम वाले वो तो ऐसे ही कर देंगे, सिर्फ इतना पूछता है हेमकुंड कहाँ है। छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। आपके देखिए जो हेमकुंड है जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड कितना बढ़िया प्रश्न बन सकता है। जरा देखिए कि जो हेमकुंड है निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसका नाम स्वर्ण झील है? तो हेमकुंड को स्वर्ण झील कहते हैं। जो हेमकुंड है उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण झील कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो हेमकुंड है ना ये 7 प्रकार के बर्फ़ के पहाड़ों से ढका हुआ है। आसपास इसके 7 प्रकार के बर्फ़ के पहाड़ है, उस स्थान पर है हेमकुंड। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो बहुत अनेक प्रकार की, मेरा फेवरेट है, यहाँ पर अनेक प्रकार की कथाएँ और कहानियाँ प्रचलित है। आइए जानते हैं। यहाँ से हिमगंगा निकलती है। क्या निकलती है यहाँ से? हिमगंगा। ये क्या है आपका? ये हेमकुंड है। हेमकुंड कितनी दूरी पर है? 25 किलोमीटर की दूरी पर। ये फैक्ट आपको किसी काम का नहीं है, 25 किलोमीटर वाला, ये हमको भी पता है, लेकिन जो लिखने वाले बच्चों उनके लिए काम का है। समझे? मैंने कहा आंकड़े जो होते हैं याद करने का चीज़ नहीं होते, विश्लेषण का चीज़ होते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे देखिए, ये आपका 7 प्रकार के बर्फ से देखा हुआ। यहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? हिमगंगा नदी निकलती है। लेकिन आप हमको क्यों बता रहे हैं सर? ये सिखों के लिए, एक प्रकार के लिए कैलाश मानसरोवर से कम नहीं है जो सिख लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। कहा जाता है, मान्यता प्रचलित है कि इस स्थान पर जो आपका हेमकुंड है यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह
पूर्व उनका जो पूर्व जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है, पूर्व जन्म उनका यहीं पर हुआ था इस स्थान पर। तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा बना दिया गया है। वो बनाया गया था कब? 1930 में गुरुद्वारा बनाया था, जिसे हेमकुंड साहिब के नाम से जानते हैं। हेमकुंड साहिब के नाम से जानते हैं। और लंगर चलता रहता है भरमार मात्रा में। आप भी जब ये चमोली में जाएँ तो आप हेमकुंड में ज़रूर जाएँ और वहाँ पर लंगर खा के जरूर आएँ, ठीक है। यह गुरुद्वारा सिखों के लिए कैलाश मानसरोवर है। यह मैंने कहा जो गुरुद्वारा बनाया गया है सिखों के लिए कैलाश मानसरोवर से कम नहीं है यार। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? कहाँ है? तिब्बत में है, समझे, चेमायुंग ग्लेशियर के पास, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी कहाँ जाती है? आपके भारत में होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी चेमायुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है, वहीं के उसके पास ही कैलाश मानसरोवर। पिथौरागढ़ जब हम आपको पढ़ाएंगे आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ले चलेंगे, जरूर लेके चलेंगे, आपसे वादा रहा। धीरे धीरे आप नोट करते चले जाइए। जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे, जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे इतना ज़्यादा आपका क्लियर कट सेपरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जो हेमकुंड है ना, हेमकुंड कभी कभी होमकुंड भी कह देते हैं, लेकिन जो हेमकुंड है इसको लोकपाल तीर्थ, जो पुराने व्यक्ति थे, इसको लोकपाल तीर्थ या दंड पुरुषकर्णी तीर्थ, लोकपाल तीर्थ, दंड पुरुषकर्णी तीर्थ, इन नामों से पूजनीय थे ये स्थान। पहले जब हेमकुंड नाम नहीं था, 1930 के बाद अस्तित्व में आया हेमकुंड नाम। उससे पहले लोकपाल तीर्थ और दंड पुरुषकर्णी तीर्थ के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध थे और पूजनीय थे। प्राचीन काल में भी इस स्थान की पूजा होती रही है। इतना ही नहीं, चलिए उसके बाद ये देख रहे हैं आप, नीति एक प्रकार की घाटी है। नीति जो घाटी किसे कहते हैं? आसपास पर्वत हो और बीच में गहरा स्थान, उसको बोलते हैं घाटी। जैसे देहरादून भी एक प्रकार की घाटियों में स्थित है, आसपास उसके पर्वत है। टिम्मरसेन गुफा, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, टिम्मरसेन गुफा पीसीएस का फैक्ट है, पीसीएस में सीधा प्रश्न पूछेगा। आजकल तो वनडे एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। उत्तराखंड के पेपरों की प्रकृति बदली है। टिम्मरसेन गुफा कहाँ है? यह अमरनाथ की बर्फ के तीर। आपने मैंने कहा जो टिम्मरसेन गुफा है ये आपकी नीति घाटी में है। नीति घाटी कहाँ? चमोली में है। जो टिम्मरसेन गुफा की खास बात है, ये जो टिम्मरसेन गुफा है, मैंने कहा यहाँ पर अमरनाथ की तरह ही बर्फ़ का शिवलिंग है। अमरनाथ की तरह बर्फ़ का शिवलिंग, अमरनाथ गुफा की तरह, समझे। अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ओके, उसके बाद जरा देखिए नीचे ये देखिए आपका नंदा देवी है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 17 मीटर। नीचे इसके नंदा देवी की जो तलछटी है उसमें उसके पास एक कुंड है, उसको बोलते हैं रूप कुंड। और रूप कुंड के लिए तो ये भी मेरा फेवरेट रहता है। रूप कुंड का जो आकार है, रूप कुंड एक प्रकार का है, रूप कुंड का जो आकार है वो है एक प्रकार के कटोरे के जैसा है, कटोरे के जैसे आकृति है इसकी। उसके बाद मैंने कहा यहीं से ही रूप गंगा नदी निकलती है। लेकिन यहाँ जो बहुत ही फेमस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेमस बात मैंने कहा आपको, जो रूप कुंड है वो एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है नरकंकाल। नरकंकाल के लिए यह फेमस है। मैंने कहा यहाँ 2.5 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पर आपका रूप कुंड है जो तलछटी में बसा हुआ है नंदा देवी की, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहीं पर आपका 2.5 किलोमीटर के एरिया तक नरकंकाल फैले हुए हैं। आज तक ये नहीं पता लगाया कि नरकंकाल आए कहाँ से। 1942-43 में एक व्यक्ति थे, नाम था स्वामी प्रवणानंद। क्या नाम था? स्वामी प्रवणानंद। उन्होंने ये पता करने की कोशिश की ये शव हैं, इतने सारे शव जो 2.5 किलोमीटर के एरिया में लगभग इतने सारे शव फैले हुए हैं, ये कहाँ के हैं, किन व्यक्तियों के शव हैं। और उन्होंने डीएनए तकनीक के तहत और ये पता करने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। और यह पता लगाया कि यहाँ के जो लोगों के शव हैं, इनकी जो प्रकृति मैच होती है यहाँ के लोगों की शव की, वे कोंकण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका केरल में। कोंकण के केरल के जो वहाँ के जो पुजारी है, ब्राह्मण है, उनके ये मैच होते हैं। उनसे यहाँ के जो रूप कुंड के अंदर नरकंकाल मिले हैं, उनसे वहाँ के डीएनए, वहाँ का लोगों का डीएनए मैच होता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग ये नरकंकाल है यहाँ के तो नहीं है। अब आप थोड़ा अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं, ये हमने आपको HW दिया, ठीक है। तो नाम क्या था? स्वामी प्रवणानंद। कितना बेहतरीन प्रश्न पूछ सकता है आपसे, अगर आपसे डीप में जाके पूछे, वैसे पूछेगा नहीं। स्वामी प्रवणानंद 1942-43 में शोध किया और शोध में यहाँ पहुँचे कि जो इनकी हड्डी है ना वो कोंकण के ब्राह्मणों के से मैच करती है। ब्राह्मण की, कोंकण के जो ब्राह्मण होते हैं, कोंकण में वहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं, आपको तो पता होगा बद्रीनाथ में भी जो ब्राह्मण पूजा करते हैं वे भी मालाबार के होते हैं, केरल के होते हैं ज़्यादातर ब्राह्मण। कितने बड़े बड़े टिक्के लगा कर रखते हैं, आप साउथ की पिक्चरों में भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी होगा आपका, ये भी होगा आपका, इधर ये भी हुआ। आप जरा इधर आइए, साइड में देखिए, ये आपकी फूलों की घाटी है। आप चमोली का नाम लेंगे और फूलों की घाटी का नाम लें, कैसे हो सकता है? फ्रैंक स्मिथ को आप कैसे बोल सकते हैं? फ्रैंक स्मिथ, जी हाँ फ्रैंक स्मिथ, अंग्रेजी थे, कैप्टन थे फ्रैंक स्मिथ। कौन? फ्रैंक स्मिथ ने ही 1931 ईस्वी में
1931 ईस्वी में। जरा बताइए मुझे आप, 1931 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपने बता दिया तो मान जाएंगे, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। हमने कहा 1931 में ये आप कैप्टन नाम था फ्रैंक स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने। कब की थी? 1931 में। ठीक है, किसकी खोज? फूलों की घाटी की। तो मेरा आपसे, आप अभी ये जमाने चले गए बेटा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। ये जमाने चले गए, पर्सन बदले हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं पूछे जाते फूलों की घाटी कहाँ स्थित है चमोली में, भूल जाइए, समझे। ये भी नहीं पूछेगा कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में। इनके भी ज़माने चले गए बेटा, लदगन के ज़माने, सर सबके आगे हैं वो। तो फिर सर पर्सन क्या पूछेगा? आइए पर्सन बताते हैं आपसे क्या पूछेगा आपसे। यह पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो फूलों की घाटी है ये बद्रीनाथ और ऋषिकेश मार्ग पर पड़ता है। बद्रीनाथ और ऋषिकेश मार्ग पर पड़ता है फूलों की घाटी, ठीक है। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए, ये जो फूलों की घाटी, आपसे सीधा पर्सन पूछा जाएगा, खुद बताकर जाएगा आपको। फूलों की घाटी चमोली में स्थित, पर्सन खुद ही बता रहा है आपको, चमोली में स्थित फूलों की घाटी विश्व धरोहर की सूची में कौन से साल में शामिल किया गया था? नंबर 1 2004, नंबर 2 2005, नंबर 3 2006, नंबर 4 2008। तो आंसर क्या होगा? 2005। कितना होगा? 2005। एक ऑप्शन 2005 होगा। तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे सर विश्व धरोहर की सूची क्या होता है? दुनिया में जो भी चीज़ स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक मतलब समझते हैं? स्पेसिफिक का यह मतलब है कि आपके गांव का झोड़ नहीं बोलेंगे हम। हमने कहा जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, उसको राज्य की सरकार और केंद्र सरकार और एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जो सरकार है, UN है, संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, जो पूरे देश की रक्षा करता है, पूरी दुनिया की रक्षा करता है, सॉरी, तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, उसका नाम है यूनेस्को। उसे बोलते हैं विश्व धरोहर की सूची। उसमें उसको शामिल कर दिया जाता है और बाहर से भी फंडिंग होती है उसका संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए बाहर से भी फंडिंग होती है और पैसा आता है, ग्रांट दिए जाते हैं, अनुदान दिए जाते हैं, हेल्प दी जाती है। तो इसलिए इतना बेहतरीन पर्सन बन सकता है कि जो आपका ये 2005 में जो फूलों की घाटी है 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ओके, 2004 में सिफारिश की गई थी, 2005 में इसको शामिल कर लिया गया था। ऐसा स्थान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप सर्च करिए यूट्यूब, उस पर जाइए गूगल पे और डालिए फूलों की घाटी, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल पाए जाते हैं वहाँ पर। खोज किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने। कब की थी? 1931 में। लेकिन ये भी जमाने चले गए 2005 वाले। तो फिर कैसा प्रश्न पूछेगा सर? कैसा प्रश्न पूछेगा बेटे? प्रश्न पूछेगा आपसे चिनाब घाटी कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछेगा। ये है प्रश्न पूछने लायक, चिनाब घाटी कहाँ स्थित है। यह जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर 500 से अधिक प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं यहाँ पर। ये भी चिनाब घाटी फूलों की घाटी के पास ही, यानी जोशीमठ से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोशीमठ से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चिनाब घाटी। चिनाब घाटी भी आपकी चमोली में पड़ती है, समझे। और ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। 500 से अधिक प्रकार की फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, समझे। और फूलों का कारोबार तो आजकल लगातार बढ़ा है। चाहे आपका वैलेंटाइन डे में बनाया जाने वाला रोज़ डे हो, तब से फूलों का व्यापार लगातार बढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप? समझ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। फूलों का व्यापार लगातार बढ़ेगा। आप चाहे तो फूलों की खेती भी कर सकते हैं पढ़ाई छोड़कर। यह जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर है। 500 से अधिक प्रकार की यहाँ पुष्प की प्रजातियाँ मिलती हैं। ओके, चलिए, तो फूलों की घाटी समाप्त हुआ। थोड़ा नीचे आइए, आपका ये कर्णप्रयाग है ना, कर्णप्रयाग में बेटे एक गढ़ है, उसको बोलते हैं चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी, चमोली का नाम है चांदपुर गढ़ी। तो सर आप हमको ये क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पे गढ़ है? गढ़ मतलब किला, गढ़ मतलब किला। जो 52 गढ़ थे न पूरे उत्तराखंड में जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों में से एक ही गढ़ है जो बचा हुआ है, उसका नाम है चांदपुर गढ़ी। वो चमोली में स्थित है, कर्णप्रयाग में, इसीलिए इसका नाम बता रहा हूँ बच्चे, समझे। अलकापुरी भी इसी स्थान को कहते हैं बेटा। जरा नीचे आइए, गैरसैंण जो गैरसैंण है, आप गैरसैंण का कितना महत्वपूर्ण संबंध है। गैरसैंण आप जानते हैं अस्थायी राजधानी उत्तराखंड की। उसके बाद जो ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक केंद्र है, गढ़वाल, इसके बाद इधर कुमाऊं आ जाएगा, इधर गढ़वाल आ जाएगा आपका चमोली की। और ये आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र किसे कहते हैं, ये तो सबको पता है। गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र गैरसैंण को बोलते हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा यह किस समिति की सिफारिश पर ऐसा कहा गया। वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सिफारिश की थी? नाम था रमाशंकर कौशिक। उन्होंने एक समिति में अध्यक्ष थे उस समिति में, तो नाम था रमाशंकर कौशिक। समिति की सिफारिश पर गैरसैंण को गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र बिंदु माना गया है, समझे।
मैंने कहा गैरसैंण। गैरसैंण दक्षिण में स्थित है और गैरसैंण चाय और सेब के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसी के पास एक पड़ता है ग्वालदम, जो भी चाय और सेब के लिए पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने कहा ग्वालदम सेब और चाय के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये आपका चमोली का मैप रहा। मैं उम्मीद करूँगा आप इतनी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर संतुष्ट हुए होंगे तो मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हम जैसा बस आप बताएंगे, हम इस तरह लगातार और इससे ज़्यादा बेहतर क्या किया जा सकता है, इस पर मेहनत की जाती है, फैक्ट ढूंढ के लाए जाते हैं, पर्सन को स्टडी किया जाता है, उसके बाद आपके समक्ष आ जाता है और आपको समझा जाता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यकीन मानिए, मुझे सुनने के बाद अगर आप लगातार मेरी वीडियो को 3 से 4 बार देखते हैं तो उसके बाद सुनने के बाद आप किसी भी पेपर में बैठेंगे मात्र सुनने भर से। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो लगातार बार बार रिपीट करेंगे, एक नोट्स को आपको 5 बार पढ़ेंगे तो आपको यकीन मानिए उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उत्तराखंड में। इतना पढ़ने के बाद आपका लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जिस पे तुक्का भी लगाएंगे ना वो भी सही हो जाएगा। ये भी वादा रहा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अब नए ज़िले में मिलेंगे। जो हमने आपको होमवर्क दिया उसे ज़रूर करिएगा। आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, जो हमने आपको होमवर्क दिया 4 प्रकार के दर्शनीय स्थल हमने आपको पढ़ने के लिए कहा, समझे। आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया गूगल में डाल के भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल भी मिलते हैं नए जिलों के साथ। इजाज़त दीजिए। जय हिंद। बने रहिए सोनू सर के साथ।